हेलो, दिस इज ऋषभ सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस जो हमारी स्टार्ट हुई हैं। हमारा जो सब्जेक्ट आज स्टार्ट हो रहा है वो है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम आरसीसी भी कहते हैं। इसका ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा पहला, जिसमें हम बहुत सी बेसिक चीज़ें जो आईएस कोड प्रोविजंस हैं उनको देखेंगे और बहुत ही बेसिक चीज़ें लेके चलेंगे जो हमको डिजाइनिंग से पहले जाननी चाहिए। और जो बच्चे पहली बार सब्जेक्ट देख रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप सिर्फ आराम से वीडियो देखेंगे, कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिलेंगी। तो बस आराम से इसको देखिए और एक एक वर्ड, एक एक चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसमें क्या क्या मटेरियल है आप पहले नाम से देखिए। एक है सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट कैसे बनता है पता होगा सबको, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कंक्रीट बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। क्या क्या है वो? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट जिसको हम सैंड भी कहते हैं जनरली, और कोर्स एग्रीगेट। जो गिट्टियाँ होती हैं उनको हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, उनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। तो इन 3 चीज़ों को वाटर के साथ मिक्स करके हम कंक्रीट बनाते हैं। अब नाम में एक वर्ड और आ रहा है, रीइंफोर्स्ड। रीइंफोर्स मतलब किसी चीज़ को बल देना, ताकत देना। तो हमारा जो कंक्रीट हमने तैयार किया, क्या वो बहुत कमज़ोर था, उसको और ताकत देने की जरूरत पड़ी? कमज़ोर था। किसमें था, कैसे था, वो देखते हैं। कोई ब्लॉक हमने कंक्रीट का बनाया, स्क्वायर शेप का, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ऊपर से हमने एक फोर्स लगाया, इस पे दबाव लगाया, ऊपर से इसके ऊपर दबाव लगाया। तो ये जो नेचर हुआ फोर्स का, कैसा हुआ, वो उसको दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स। अगर कोई फोर्स इसको पुल करे, खींचे, तो वैसे वैसे फोर्स का नेचर क्या हो जाता है? टेंशन में होता है, टेंजाइल फोर्स कहलाता है। तो मान लीजिए हमने इसमें कंप्रेशन लगाया, तो ये जो हमारा कंक्रीट का क्यूब, अभी इसमें रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कराएगी, सिर्फ कंक्रीट से बनाया गया है क्यूब, उस पर हमने कंप्रेशन लगाया। तो ये आप जब ऐसा टेस्ट करेंगे किसी क्यूब पे, तो आप ये जो पाएंगे खुद से ही कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता है और बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन वो वियर कर सकता है। मतलब हम कंप्रेशन बहुत लगा सकते हैं। बट इसी की जगह अगर हम इस पे कंप्रेशन की जगह अगर हम इस पे किसी तरह टेंशन फोर्स लगाएं, इसको खींचे किसी तरह, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कम वैल्यू, कंपैरिजन करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से इसकी, जितना जितना कंप्रेशन फोर्स इस पे लगाना पड़ रहा था उससे बहुत ही कम। जब आप खिंचाव डालेंगे, इस पर टेंशन डालेंगे, तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। क्रैक्स मतलब आने का मतलब क्या है कि ये फेल कर गया। क्योंकि अगर एक बार क्रैक्स आ गए तो स्ट्रक्चर, अगर हम किसी स्ट्रक्चर में कंक्रीट का यूज़ किए हैं, उसमें क्रैक्स आ गए, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहता, उसको हम फेल कहते हैं। तो ये फेल कर जाएगा टेंशन में। तो टेंशन में हम क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंट के तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि टेंशन में हमारा जो कंक्रीट होता है वो बहुत ही वीक होता है कंपेरेटिवली कंप्रेशन में। तो उसका क्या उपाय होगा? ऐसा कोई मटेरियल यूज किया जाए जहाँ पे टेंशन आ रहा है। जैसे कोई स्ट्रक्चर हुआ तो उसमें कंप्रेशन भी आता है और टेंशन भी आता है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ कंप्रेशन आएगा कि हम कंक्रीट दे दें, कंप्रेशन सारा लोड आएगा और वो अच्छे तरीके से वियर कर लेगा, ऑब्वियसली कर लेगा, लेकिन सिर्फ कंप्रेशन करेगा। अगर कहीं टेंशन आएगा, कोई कॉलम है या बीम है, मान लीजिए कोई बीम है, इस पर ये सिंपली सपोर्टेड है, कहीं रखा हुआ है ऐसे, इस पर कोई लोड आया तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी? ये बेंड होने की कोशिश करेगा ना, ऐसे कुछ ऐसे बेंड होगा ये। तो जब बेंड होगा, कोई बीम है, जब वो बेंड हो रही है, तो ऊपर का जो इसका सरफेस है वो क्या हो रहा है? वो दब रहा है आपस में, वो कंप्रेस हो रहा है। आप यहां से देखिए, ये जो है ये आपस में क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर जो ऊपर की लेयर है उस पर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है। बट अगर नीचे का सरफेस आप देखें तो क्या हो रहा है? वो इलोंगेट हो रहा है। जब
कोई सरफेस ऐसी थी सीधी, उसमें बल लगाए तो वो इस तरह मुड़ी, तो ऊपर का जो सरफेस है वो तो कंप्रेस हो गया, लेकिन नीचे का जो सरफेस रहता है उसमें खिंचाव पैदा होता है, वो दूर जाता है, तो उसमें क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है, उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो जब टेंशन क्रिएट हुआ तो कंक्रीट हमें पता है कि टेंशन में उतना मजबूत है नहीं, तो हो सकता है वो फेल कर जाए। तो ऐसी जगह पे हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो टेंशन में बहुत अच्छा हो। जैसे जनरली जो हम यूज करते हैं वो क्या है, माइल्ड स्टील है, हाई डिफॉर्म बार्स होते हैं, उनको यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट क्या देंगे, यह नीचे लेयर के पास में अपना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देंगे, तो जो टेंशन फोर्स आ रहा होगा वो रेनफोर्समेंट जो हमारा दिया है वो उसको वियर कर लेगा, कंक्रीट तक जाने की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्रेशन और टेंशन दोनों में सेफ हो जाएगा। इसलिए रेनफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है कंक्रीट में। इसी जो दोनों मिला के हम जो मटेरियल हमको तैयार होता है, अब दो चीज़ें मिल के बन रही हैं, जब भी दो या दो से अधिक चीज़ें मिल के कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसको कंपोजिट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें रेनफोर्समेंट क्या हो गया, जैसे माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील हो गया और कंक्रीट हो गया, तो दो मटेरियल मिलके जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसी को हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट या फिर आरसीसी कहते हैं। डेफिनेशन भी यही है कि आरसीसी इज अ कंपोजिट मटेरियल ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट दैट इंप्रूव इट्स टेंजाइल रेजिस्टेंस, जो उसकी टेंजाइल रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है। क्योंकि कंप्रेशन में हमको पता था कि बहुत ही बढ़िया होता है, वो कंप्रेशन को अच्छी तरीके से झेल लेगा, पर टेंजाइल रेजिस्टेंस जब उसकी इंप्रूव करने की बात आई तो उसके लिए हम क्या यूज़ किए, स्टील रेनफोर्समेंट यूज़ किए। ठीक है, ना समझ में आया। आगे देखते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है डिजाइनिंग के लिए। आरसीसी के लिए जो कोड यूज होता है उसका नंबर है 456/2000। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, पीडीएफ आप ऑनलाइन देखेंगे तो मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, उसमें से पढ़ेंगे कई वैल्यू अभी हम आप देखेंगे, उसको याद भी करना होगा, और जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो वो याद भी हो जाते हैं आसानी से। तो ये जो कोड्स है ये आरसीसी और प्लेन कंक्रीट सीमेंट के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसका कुछ वैल्यूज़ हैं जो दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। जैसे वाटर के लिए अगर बात करें, जो वाटर हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, जो वाटर हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसका भी स्पेसिफिकेशन आईएस कोड में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जनरली वाटर लिए बिना टेस्ट किए, या फिर हमें कुछ उसके बारे में पता नहीं है, गंदा है साफ़ है, उसमें क्या कैसी इम्प्योरिटीज़ है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर है, क्या है, सब उसको जानना पड़ता है। उसकी लिमिटेशन दी हुई है आईएस कोड में, तो उसके अनुसार ही इस्तेमाल करना होता है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, जो वाटर हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर परमिसिबल है आईएस कोड द्वारा, कि इससे ज़्यादा अगर वैल्यू हुई ऑर्गेनिक मैटर में, वाटर में ऑर्गेनिक मैटर की, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। 200 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर वाटर में अगर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो वो वाटर कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उससे कम की ही वैल्यू आपको यूज़ करनी होगी। वैसे ही इनऑर्गेनिक के लिए 3000 मिलीग्राम पर लीटर। सल्फेट्स का देखें 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड्स का अगर आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो 500 मिलीग्राम पर लीटर। अगर पीसीसी बना रहे हैं जिसमें मतलब प्लेन कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट, उसमें 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक क्लोराइड्स हो सकता है, उससे अधिक नहीं। सस्पेंडेड मैटर्स कितना हो सकता है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। इसको आपको डायरेक्ट याद करना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो ये टेबल बना लीजिए, अपने टेबल पर लगा लीजिए, धीरे धीरे देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा। पीएच वैल्यू उस वाटर की क्या होनी चाहिए जिससे हम कंक्रीट बनाने जा रहे हैं, किसी भी कंडीशन में 6 से ज़्यादा, 6 से कम नहीं होनी चाहिए, एसिडिक नेचर नहीं होना चाहिए। पीएच क्या होता है, पीएच पढ़े होंगे, जब हम जीरो की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। जितना कम वैल्यू होगी पीएच स्केल, ये पीएच स्केल है मान लीजिए, तो जितना हम जीरो तरफ बढ़ेंगे उतना एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा किसी भी मटेरियल का या मैटर का जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। और जब हम 14 की तरफ बढ़ेंगे उतना ही बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में 6 से कम वैल्यू पीएच की नहीं होनी चाहिए उस वाटर के लिए जो हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको याद रखेंगे। और क्या यूज होता है कंक्रीट बनाने के लिए,
एग्रीगेट्स यूज होते हैं, सीमेंट यूज होते हैं। तो सीमेंट के बारे में हम ज़्यादा जो डिटेल में पढ़ेंगे वो बीएमसी में पढ़ेंगे। एग्रीगेट हम देख लेते हैं, वाटर देख लिए, एग्रीगेट देख लेते हैं। जैसे कोई बीम है, मानिए रेक्टेंगुलर बीम है, इसमें 3 साइजेस हैं इसकी। ये मान लीजिए विड्थ है, ये मान लीजिए डेप्थ है, और ये एल हो गया। ठीक, तो ऑब्वियस लेंथ बड़ा है इसका। बी और डी में बात करें तो मान लीजिए कि इसका जो विड्थ है वो कम है डेप्थ से। तो जो हम एग्रीगेट इस बीम में यूज करने जा रहे हैं वो उसमें क्या होगा कि जो एग्रीगेट यूज करेंगे उसकी साइज किसी भी कंडीशन में जो इसकी मिनिमम साइज होगी, जो हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जैसे बीम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं मान लीजिए, तो इसकी जो विड्थ है वो कम है डेप्थ से, सबसे कम साइज है, उसके 1/4 से कम होना चाहिए क्या एग्रीगेट का साइज, साइज ऑफ एग्रीगेट। ओके, आईएस कोड क्या कहता है? द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल विद इन द लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड। जितना लिमिट स्पेसिफाइड है उतना आप मैक्सिमम जा सकते हैं, बट किसी भी कंडीशन में नो केस ग्रेटर देन 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर। जो मिनिमम थिकनेस होगी मेंबर की उसके 1/4 से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकते हैं। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं? प्रोवाइडेड दैट द कंक्रीट कैन बी प्लेस विदाउट डिफिकल्टी, जिससे कंक्रीट उस स्ट्रक्चर में, क्योंकि स्ट्रक्चर, ये जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसमें रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइडेड है ना। मान लीजिए ऐसे 3 नीचे 2 ऊपर रेनफोर्समेंट दी गई है, तो इसको बांधने के लिए स्टीयरअप्स यूज होते हैं स्क्वायर। तो इसमें एक मैश तरह का क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अगर बहुत बड़ा एग्रीगेट हम यूज किए तो हो सकता है वो अच्छे से फ्लो ना कर पाए, रेनफोर्समेंट के नीचे ना जा पाए, तो वहां पे वो जब खाली रह जाएगा तो बीम की स्ट्रेंथ पे या स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हम ये कंडीशन यूज करते हैं कि जो मिनिमम साइज होगी उसके 1/4 से कम ही एग्रीगेट का साइज होना चाहिए, और कॉर्नर्स भी अच्छे तरीके से फिल हो जाए, जिसकी वजह से फॉर मोस्ट वर्क, ज़्यादातर वर्क्स के लिए हम 20 mm एग्रीगेट इज सुटेबल। जब कोई कंडीशन ना दिए हो तो पूछे जनरली कितना मिनिमम हम मैक्सिमम हम यूज करते हैं जनरली, तो वो 20 mm होगा। अगर बोला जाए स्पेसिफाई किया जाए कि रेनफोर्समेंट बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कंक्रीट अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर में फ्लो कर सकता है जब हम उसको ढाल रहे हैं, तो हम वहाँ पे उस कंडीशन में 40 mm एग्रीगेट भी यूज कर सकते हैं, अगर रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड किया गया है। स्पेसिफिक वो बताएगा क्वेश्चन अगर इस तरह को पूछेंगे। क्या कह रहा है? वेयर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ कंक्रीट इनटू सेक्शन 40 mm और लार्जर साइज में बी परमिटेड। तो उस वैसी जगह पे हम 40 mm या उससे ज़्यादा की साइज भी यूज कर सकते हैं। बट अगर कहीं दिया गया हो कि रेनफोर्समेंट बहुत हैवली किया गया है, बहुत ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें हैवी रेनफोर्समेंट देना पड़ता है, तो वैसी जगह पे क्या है कि 10 mm एग्रीगेट ही मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ एग्रीगेट की बात। जनरली जो यूज़ होता है वो 20 mm का हो गया। अगर रेनफोर्समेंट कम है, फ्लो अच्छे तरीके से हो सकता है, स्पेसिफाई किया गया है, तो 40 mm यूज़ करेंगे। अगर हैवली रेनफोर्स है तो सिर्फ 10 mm। ठीक, एग्रीगेट समझ में आ गया। रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, जो हम उसमें रेनफोर्समेंट दे रहे हैं वो कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं और उनका प्रोविजन कहाँ से उठाया गया है। जैसे आईएस कोड में सब दिया है 456 में, बट माइल्ड स्टील की जैसे बात कर रहा है और मीडियम टेंसाइल स्टील की बात कर रहा है, तो ये किस आईएस से लिया गया है आईएस कोड से? तो वो है IS 432। माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील बार, ये आपको याद रखना है कि किस आईएस कोड से लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं IS 432। वैसे ही हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार अगर देखा जाए तो उनको किस आईएस कोड से कंफर्म किया गया है? तो IS 1786। ये दोनों आपको याद रहने चाहिए, इस पर दूसरों पे क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं। बाकी दो हैं हार्ड राउंड स्टील वायर IS 1566 और ये लास्ट है स्ट्रक्चर स्टील कंफर्मिंग टू ग्रेड A ऑफ IS 2062। ठीक है, इन दोनों को ऐसे जान लीजिए, बाकी इन दोनों को आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चंस आएंगे। आगे बढ़ते हैं।
सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं। सीमेंट कंक्रीट किससे मिलकर बनता है? सीमेंट से। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर के साथ उसको मिक्स करते हैं। जितना लिमिटेड प्रोपोर्शन क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है? जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसका एक ग्रेड, उसको स्पेसिफाई करते हैं कि इस ग्रेड का कंक्रीट है। तो वो लिखने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कि ग्रेड बताने का मतलब क्या है कि हम उसमें बता रहे हैं कि किस स्ट्रेंथ का ये कंक्रीट है। जैसे हम मान लीजिए लिखे ग्रेड M20, इसमें M जो स्टैंड कर रहा है वो फॉर मिक्स, ये दिखा रहा है कि ये मिक्स है। 20 क्या है यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब ये कंक्रीट मिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है? 20 न्यूटन पर mm²। ठीक है। इसके रेशियोज होते हैं, जैसे M20 की बात करें, अभी आगे देखेंगे हम लोग। M20 के लिए जो रेशियो होता है 1:1.5:3। इसमें 1 क्या है? पहला जो होता है वो सीमेंट के लिए, दूसरा फाइन एग्रीगेट, तीसरा कोर्स एग्रीगेट। ये अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो जब हम मिक्स बनाते हैं, मिक्स दो तरीके के बनते हैं। एक तो हो गया नॉर्मल मिक्स होता है, दूसरा डिजाइन मिक्स होता है कंक्रीट का। नॉर्मल मिक्स और डिजाइन मिक्स में अंतर सिर्फ इतना सा है कि नॉर्मल मिक्स जो हम कर रहे हैं उसमें ये समझ लीजिए हम बहुत ध्यान से नहीं बना रहे हैं। जो रेशियो लेना है वो हम बहुत एग्जैक्टली नाप नहीं रहे, अंदाज से ले रहे हैं। कि जैसे घरों में बनता है कि बकेट लिए, बकेट से ही सीमेंट नाप लिए, एक सीमेंट ले लिए, एक बकेट, तो उसी हिसाब से फिर 2 बकेट। अब उसमें होता क्या है कि कभी कभी कम ज़्यादा होता है, तो उतना मतलब ध्यान नहीं दे रहे हम किसी चीज़ को नापने या प्रोपोर्शन लेने के लिए। वहीं डिज़ाइन मिक्स में क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो ध्यान से करते हैं। साइड्स पे आप देखेंगे तो बैचिंग प्लांट्स होते हैं, वो एग्जैक्ट मेज़र करते हैं हर मटेरियल के प्रोपोर्शंस को। और नॉर्मल मिक्स में क्या होता है, कोई सामान हम जो ले आए कंक्रीट बनाने के लिए, जैसे सीमेंट ले आए, रेनफोर्समेंट ले आए, गिट्टियाँ ले आए, जो एग्रीगेट्स हैं, उसको प्लेस करने का एक नियम होता है, किस तरह रखना है, IS कोड द्वारा बताया गया है। तो जो हम घरों बनाते हैं आप देखे होंगे, एक सीमेंट मिला के ऐसे जनरली रख दिया जाता है कि उसको कुछ जो उसके आइडियल कंडीशन है उतना उसका ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उतना नहीं दिया जाता, तो उसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेंथ आने वाला है कंक्रीट का, उस पर इफेक्ट पड़ता है। वहीं डिजाइन मिक्स में क्या करते हैं कि जो आइडियल कंडीशन होती है, जैसे सीमेंट की बात करें तो ड्राई जगह रखनी चाहिए। जो हम उसकी बोरियां रख रहे हैं उसमें कितना स्पेसिंग होना चाहिए वो भी स्पेसिफाइड है, उतना स्पेसिंग होना चाहिए। एक के ऊपर कितनी बोरियां रख सकते हैं वो भी स्पेसिफाइड है। तो नॉमिनल मिक्स में क्या है कि अगर हम उतना किसी प्रोसेस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से, जब ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट आएगा। जो वैल्यू हम जैसे मान लीजिए हम M20 के लिए बना रहे थे, तो कोई जरूरी नहीं है कि M20 न्यूटन पर mm उसको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल ही जाए, क्योंकि हम उतना ध्यान से नहीं बना रहे। वहीं डिजाइन में क्या है कि हम कह सकते हैं मतलब सेफली कह सकते हैं कि M20 ग्रेड का है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होगी वो 20 न्यूटन पर mm² ही होगी। तो वैसे स्ट्रक्चर ज़्यादा सेफ भी होते हैं। और जैसे हम जो वर्कमैनशिप यूज़ करते हैं नॉर्मल में, वो इतना स्किलफुल नहीं होते हैं। जैसे आप घरों में देखेंगे तो लेबर आ गया, कोई आ गया, नया आ गया, लड़का आ गया, वो भी बना रहा है, जो कभी नहीं काम किया वो भी बना रहा है। पर और कोई इसके लिए सुपरविजन भी बहुत नहीं होता है कि कोई इंजीनियर आगे उसको देखे। वहीं डिज़ाइन में क्या होता है, डिज़ाइन मिक्स में क्या होता है कि जो वहाँ वर्कर्स होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, ऊपर से उसके ऊपर सुपरविजन भी होता है, इंजीनियर्स होते हैं साइड पर जो सुपरवाइज करते हैं। तो जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही कंट्रोल वे में होता है। उसी के कुछ पॉइंट्स उसी तरह लिखे हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल इज़ नॉट अप टू स्टैंडर्ड वैल्यू। बेसिकली होगी नहीं। जब नॉर्मल मिक्स में हम वही कह रहे हैं ना कि क्वालिटी जो कंट्रोल पे हम उतना ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू तो होगी नहीं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द क्वालिटी। डिफिकल्ट होगा ही जब हम उस किसी चीज़ को रख रखाव या फिर यूज़ करने में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्वालिटी में थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा ही, स्ट्रेंथ में भी इफेक्ट आएगा। जितनी डिजायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए उतना मिलेगी नहीं। नॉमिनल मिक्स की बात कर रहे हैं, मटेरियल फॉर द कॉन्क्रीट इज नॉट प्लेस्ड इन आइडियल कंडीशन, लैक ऑफ स्किल वर्कमैनशिप ड्यू टू विच रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इज नॉट अचीव। सारे जितने भी स्टेप्स हैं इन चारों की वजह से स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। वैसे ही डिजाइन मिक्स की बात करें अगर, तो डिजाइन मिक्स में क्या है, वेरी वेल कंट्रोल मिक्स
of concrete and we get the desired strength by this mix process. Material are placed in ideal condition. Ideal condition में material को रखा जाता है, इसके वर्कमैनशिप यूज की जाती है, और कंक्रीट इज मैन्युफैक्चर्ड इन बैचिंग एट बैचिंग प्लांट. बैचिंग प्लांट होते हैं, आरएमसी प्लांट्स होते हैं. साइड्स पे आप देखे होंगे, कहीं रास्ते में जाते हुए भी देखे होंगे या कहीं साइड पे गए होंगे देखे होंगे, बैचिंग प्लांट बनाए जाते हैं. तो वो प्रॉपर मेजरमेंट होता है किसी भी मटेरियल का, ठीक है. ऐसे रैंडम नहीं होता है कि बकेट्स उठा के रख लिया गया, उसमें मशीनें होती हैं जो प्रॉपर उसका बैचिंग करती हैं. उसके बाद मान लीजिए साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहीं पे बैचिंग प्लांट बना है, तब तो मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन में उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेबर भी ले सकते हैं, या फिर यूज़ किया पाइप्स यूज़ किए जाते हैं, पंपिंग पाइप यूज़ किए जाते हैं. या फिर होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, बैचिंग प्लांट दूर होते हैं तो वहाँ से लोग वहीं से ले लेते हैं कॉन्क्रीट, मतलब पैसे से दे के डायरेक्ट वहीं से खरीद लेते हैं, अपना बनाते नहीं साइड पे. तो साइड मान लीजिए दूर है, तो उसके लिए क्या ट्रांजिट मिक्सर यूज़ होता है. ट्रांजिट मिक्सर्स यूज़ होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉन्क्रीट. आप देखे होंगे ट्रक्स होते हैं जिनके ऊपर वो आप देखे होंगे टैंकर ऐसे बने रहते हैं और ये रोटेट करते रहते हैं. देखे होंगे आपने, जैसे घरों में भी इस तरह के टैंकर्स यूज होते हैं मिक्स करने के लिए कंक्रीट को. उसी के बड़े साइज के होते हैं जो ट्रक्स पे लगे रहते हैं, और वो जब चलते हैं तो वो हल्का हल्का उसमें रोटेशन रहता है. क्यों होता है कि जिससे हमारा जो कंक्रीट है, क्योंकि अभी वो तुरंत तो प्लेस होने जा नहीं रहा, अभी वो ट्रेवल करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा ना. तो ऐसा ना हो कि वो रास्ते में ही सेट हो जाए, जब तक वो साइड पहुँचे हमारे काम करना रह जाए, और उसका वर्कबिलिटी भी बनी रहे. वर्कबिलिटी मतलब जब हम कंक्रीट पोर करेंगे तो वो अच्छे तरीके से फ्लो हो. जैसे हम मान ली स्लैब में डाल रहे हैं तो कंक्रीट फ्लो अच्छे तरीके से हो, उसके लिए जैसे एडमिक्सचर भी डाले जाते हैं इसमें. एडमिक्सचर्स मिला दिए जाते हैं जिससे सेटिंग टाइम बढ़ जाए, कि कितनी देर में कंक्रीट सेटल होगा हमारा, वो टाइम बढ़ जाए. तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जब हम दूर से ला के कंक्रीट साइड पे ला रहे हैं तो हमको टाइम मिल जाए कि कंक्रीट सेटल ना हो. ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. अब नॉमिनल मिक्स और डिज़ाइन मिक्स हमने पढ़ा. नॉमिनल मिक्स में जो ग्रेड्स आते हैं कंक्रीट के, वो क्या क्या है, M5 से लेके M25. इनका रेशियो दिया है सीमेंट फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का, वो आपको याद करना है. जैसे M25 का याद कर लीजिए, 112 1 सीमेंट के लिए है, जो मिडल में पार्ट है वो फाइन एग्रीगेट के लिए है, और जो लास्ट पार्ट है वो जस्ट इसका मिडल पार्ट का डबल होता है, वो कोर्स एग्रीगेट के लिए होता है. उसके बाद M20 का सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो चेंज हो रहा है 0.5 का हो रहा है, 1 1.5 इसका डबल 3. उसके बाद आप देखें तो लीनियर इंक्रीज कर रहा है लीनियरली, तो 1 1.5 2 3 4 5. उसके बाद जस्ट डबल 2 1.5 3 2 का 4 3 का 6 4 का 8 5 का 10. M25 20 15 10 7.5 5 ये नॉमिनल मिक्स कहलाते हैं. M25 के जो बाद जो ग्रेड है उनका रेशियो डिज़ाइन मिक्स होता है या फिर यही रहता है. ठीक है, ये तो समझ ही गए थे कि M जो होता है वो मिक्स होता है, और जो वैल्यू ये मैग्नीट्यूड लिखा है ये कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है. अभी हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो हम समझ रहे हैं क्या होता है, कि किसी चीज़ को दबाया जाए तो फेल होने से पहले जो जस्ट फेल होने से पहले जो वैल्यू मिलेगी, कितना स्ट्रेंथ वो ले सकता है, तो वो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा, वही उसकी ताकत हो जाएगी. जितने पे फेल हो रहा है वो उसके जस्ट पहले वाला जो जितने तक वो उसने कंप्रेशन झेल लिया, तो वही उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी. लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या, अभी हम आगे समझेंगे उसको. M15 ग्रेड का मिक्स रेशियो क्या होगा, जैसे अभी हमने पढ़ा 20 का पढ़ा 1.5 होता है. बोला ना कि M25 का आपको याद रखना है, M और M20 का क्या होता है. M25 का क्या होता है 1 1 2 M25 का, और M20 के लिए 1.5 इसका डबल 3. ऐसे ही जब और घटाए इसको 15 पे गए तो 1:2:4. तो M15 का रेशियो क्या होगा, 1:2:4 होगा ना. ठीक,
तो इसका आंसर होगा 1:2:4। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। जब आपको कोई स्पेसिफाई ना किया गया हो कि कितना डेंस रेनफोर्समेंट है या कम रेनफोर्समेंट है, तो जनरली जो साइज हम यूज करते हैं वो आईएस कोड ने बताया है कि 20 mm होता है। ठीक, माइल्ड स्टील यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर कन्फर्म्स। जब माइल्ड स्टील हम रेनफोर्समेंट के लिए यूज कर रहे हैं, वो कहाँ से कंफर्म हो रहा है, कहाँ से, किस आईएस कोड से वो लिया गया है, अभी हमने पढ़ा था आईएस 432। ठीक, बाकी का भी याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं कभी कभी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार का, तो याद ही रखेंगे और ये याद रखेंगे, ज़्यादातर इस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार कहाँ से है, आईएस 1786। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ समझते हैं क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम समझ गए हैं क्या होता है। किसी भी मटेरियल पे अगर कोई कंप्रेशन लगाया जाए, दबाव लगाया जाए, तो फेल होने से जस्ट पहले जो दबाव उस पर हम लगा रहे थे वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्योंकि उतनी वैल्यू वो सह रहा था, उसके बाद वो फेल हुआ, तो जहां तक वो सह पा रहा था वही उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, वही उसकी ताकत हो जाएगी। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, आईएस कोड कहता है द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। कहना क्या जा रहा है कि अगर हम कोई टेस्ट करें, किसका टेस्ट करें, क्यूब बनाएं किसी कंक्रीट का क्यूब बनाएं। अब जब 5% बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक क्यूब पे टेस्ट होगा नहीं कि हमको परसेंट मिलेगा कितना परसेंट फेल हुआ। एक पे तो हो जाएगा कि 100%, इसी पे अगर फेल होगा तो 100% फेल हो गया, अगर पास होगा तो 100% पास, ऐसा तो है नहीं। तो हम कुछ मिनिमम बनाएंगे क्यूब्स, उसको टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन पे। मशीन होती है जिसमें कंप्रेशन लगाते हैं तो हमको वैल्यू मिल जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, ब्लॉक की। तो मान लीजिए हमने 100 ब्लॉक बनाए, कितने, 100 ब्लॉक बनाए, इसकी साइज स्पेसिफाइड है, कितना बनाया है, 150 mm का क्यूब है ये, तो सारी साइड्स क्या होंगी, 150 mm, 150 mm साइज का एक क्यूब बनाए। ठीक है, 100 क्यूब बनाए ऐसे हमने, इसको हमने 24 आवर्स के लिए सेटल होने दिया कि ये अच्छे से सेट हो जाए पहले। उसके बाद 24 आवर्स के लिए हमने इसको सेट होने दिया। उसके बाद 28 डेज के लिए हमने इसकी क्या किया, इसके साथ इसकी क्योरिंग की। क्योरिंग मतलब पानी डालना या पानी में डाल देना, पूरा क्यूब भी पानी में इमर्स कर देना या फिर ऊपर से पानी तराई करते रहना, वही क्योरिंग हो गई। ठीक, तो 24 घंटे के लिए सेटल होने दिया, 28 दिन के लिए इसको क्योर किया। उसके बाद 28 दिन के बाद हमने कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में सारे क्यूब्स का क्या किया, टेस्ट किया दबाव डालकर, तो सबकी कुछ वैल्यू मिलेगी। तो ऐसी वैल्यू जिससे सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट नीचे रहे, बाकी उससे बराबर या ज़्यादा रहे, तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इस कंक्रीट, जिस एक ही कंक्रीट बैच, एक बैच बनाए हमने, उसके 100 क्यूब्स बना लिए, तो जितने क्यूब्स बने वो सब एक ही बैच के ना, एक ही कंक्रीट के है ना, तो वो वैल्यू जिससे कम सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट आए। अगर हम 100 की बात कर रहे हैं तो 5% मतलब कितना हो गया, 5 क्यूब। तो ऐसा क्यूब होगा, जैसे मान लीजिए M20 की बात करें, मान लीजिए हम M20 का बना रहे थे, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, 20 है, मतलब क्या है, इससे कम केवल 5 वैल्यू थी, 1 2 3 4 5, केवल 5 वैल्यूज ऐसी थी जो 20 न्यूटन पर mm से कम की स्ट्रेंथ दिखाई। बाकी जितनी 95 क्यूब बचे इसके बाद, वो 6 to 100 जो क्यूब्स बचे, उनकी वैल्यू जो आई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, वो 20 न्यूटन पर mm से ज़्यादा ही रही। तो कहने का मतलब क्या है कि कंक्रीट हम कोई बनाए, उसके ढेर सारे क्यूब्स बनाए, मान लीजिए 100 नहीं, आप कुछ और बनाए, तो परसेंट के हिसाब से लेंगे। अगर 100 हम 100 इसलिए ले रहे हैं कि समझने में आसानी हो, मान लीजिए हम 100 क्यूब्स बनाए किसी भी कंक्रीट का, तो उसकी जो स्ट्रेंथ वैल्यू आएगी हम उसको एक ऑर्डर में लिख लें, मान लीजिए छोटे से बड़े ऑर्डर में लिख लें। तो मान लीजिए कुछ वैल्यू ऐसी आई, 19 आई पहले किसी की, अब हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे कम जो आया वो 19 आया, उसके बाद 19.5 आया, मान लीजिए
19.9 आया, 22.3 आया, उसके बाद 24 आया, फिर आया 25, फिर आया 27, ऐसे करते करते तो हम देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5, इसके बाद एक वैल्यू आई छठी, मतलब ये 5 वैल्यू इससे कम है। 100 क्यूब्स की अगर बात करें तो ये 5 वैल्यू जो है ये छठे से कम है, तो यही इसका इस कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, समझ में आया? डेफिनेशन यही है, कह रही है, फिर से एक बार पढ़िए। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच, वैल्यू किसकी? स्ट्रेंथ की, जो हम टेस्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल रही है ना, तो ऐसी वैल्यू स्ट्रेंथ की जिसके नीचे सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब इसके नीचे सिर्फ 5% टेस्ट रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉल होंगे, कोई जरूरी नहीं फॉल करते, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% ही इसके नीचे जाएंगे, उससे अधिक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वही स्ट्रेंथ जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उस कंक्रीट की हो जाएगी जो हमने बनाया था। उसको हम लिखते किससे हैं? एफ सी के। ठीक, समझ में आया? अगला जो टर्म है टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। का फॉर्मूला है एफ एम इक्वल टू एफ सी के प्लस के सिग्मा। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। के क्या है? स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है। स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि हम कितना परसेंट डिफेक्ट अलाउ कर रहे हैं। हमारे कंडीशन में, एफ सी के कंडीशन में हम कितना परसेंट डिफेक्ट अलाउ कर रहे थे? 5%। जो हमने माना कि केवल 5% ही जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसके नीचे आ सकते हैं, तो एक तरह हमारे लिए डिफेक्ट हुआ, हमें कोई काम के नहीं हुआ ना। तो ये परसेंट पे डिपेंड करता है कितना परसेंट हम डिफेक्ट अलाउ कर रहे हैं। ये आई स्क्वायर में दिया है। अगर 5% डिफेक्ट है तो वैल्यू क्या होगी के की? 1.65। बाकी और भी आपको देखना हो तो देख लीजिए। हमारे जो हमने माना है वो 5% ही माना है, तो हमारे लिए वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, 1.65 ही रहेगी। तो हम फॉर्मूले में यहाँ लिख सकते हैं क्या कि एफ एम इज इक्वल्स टू एफ सी के प्लस के की जगह क्या आ जाएगा? 1.65। ठीक है, और सिग्मा, सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो फार्मूला हमारे लिए बेसिकली ये हो जाएगा, हमेशा 1.65 ही यूज होगा, क्योंकि हमने मान रखा है आरसीसी में, इससे चेंज होने वाला है कि 5% से कुछ डिफर हो जाएगा, वो 5% ही रहेगा, तो वैल्यू 1.65। कहीं कहीं आप 1.64 भी देखेंगे, जो पहले यूज होता था, अभी जो ज़्यादा यूज हो रहा है 1.65 है। ठीक है, और बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, बहुत ही आसान है। M10 एंड 15 के लिए 3.5, ठीक है, और 20-25 के लिए 4, बाकी सबके लिए 5, 50 तक दिया है आइस कोड से, तो ये आपको याद रहनी चाहिए, बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि जो वैल्यू निकली है मिनिमम कितने मतलब स्पेसिमेन पर टेस्ट हुआ है, वो है 30। ठीक, दैट क्वेश्चन आया इस पर भी, अगर याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें, हमसे अगर क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए कि M20 ग्रेड के लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ बताइए, तो क्या हो जाएगा? एफ एम इक्वल टू क्या है? एफ सी के यहाँ पे क्या होगा? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, तो एफ सी के हो गया 20 प्लस 1.65। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? M20 के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या है? 4। M20 25 के लिए 4 है, M10 15 के लिए 3.5 है, बाकी 30 से 50 के लिए 5 है। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4 होगा। ठीक, इंटू 4, सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 60। ठीक, एफ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 26.60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू
ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इस पे आते हैं सिंपल से। ठीक, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, इसको आपने जो है नहीं ये फिक्स रहेगा 1.65 याद कर लीजिए, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ग्राफ देखते हैं इसका। तो जो हम टेस्टिंग कर रहे थे, ये हमारी जो वैल्यू है ये है एफ सी के। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो ये जो डिफेक्टिव वैल्यू है क्या है, ये 5% टेस्ट रिजल्ट आर विच इज स्मॉलर देन एफ सी के। हाँ, वो वैल्यू है। बाकी ये जो बीच में वैल्यू मिली हमको, इसी को हम एफ एम मतलब टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमारी है। यहां तक जो वैल्यू हो वो क्या हो गई, एफ सी के। फॉर्मूले से अगर देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हुआ, 1.65 सिग्मा। ठीक है, तो एफ सी के प्लस 1.65 इक्वल टू क्या था, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, यहां पे लिखा है जैसे इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द मीन, अदरवाइज टेस्ट रिजल्ट आर इनवैलिड। जो मीन हमको वैल्यू मिली है, जो हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट कर रहे थे, जो हमको मीन वैल्यू मिलेगी और जो लास्ट वैल्यू होगी वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हमको वैल्यू मिली एफ एम की, और लास्ट जो सबसे कम या ज़्यादा सबसे वैल्यू मिली, वो 15% से ना ज़्यादा होना चाहिए, ना एफ एम के 15% से कम होना चाहिए। अगर होगा तो वो टेस्ट सही नहीं माना जाएगा, हमको कंक्रीट फिर से बनाना पड़ेगा और टेस्ट फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्मल कंक्रीट ग्रेड है, उसमें क्या क्या आते हैं, M5 से M20 तक जो ग्रेड्स हैं उसको नॉर्मल ग्रेड कंक्रीट कहा गया। उनका रेशियो है आपको याद ही होगा, और वहीं से उठा के ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी है। दूसरा ग्रेड जो है उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। वो कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 20 और 45 तक है स्टैंडर्ड ग्रेड, M25 से M45 तक। और इसी तरह हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड जो हैं वो हैं M50 से M70 तक। IS कोड आप जब देखेंगे उसमें आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, ये अमेंडमेंट के बाद की वैल्यू है, आपको ये याद रखनी है। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी वर्क क्या है, M28 है। आरसीसी वर्क के लिए जो मिनिमम ग्रेड हम यूज़ करते हैं, कहीं आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो मिनिमम ग्रेड जो यूज़ करेंगे वो M20 करेंगे। इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, जानते भी रहिए। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जिसको हम EC कहते हैं, EC। पहले ई को जानते हैं, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को यंग्स मॉडुलस कहा जाता है। स्ट्रेस जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं वो देख ले बच्चे। स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। जब यंग्स मॉडुलस पढ़ रहे हैं जिसका रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को भी जान लेते हैं। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनके लिए है। स्ट्रेस एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, कि जब उस पर हम दबाव डालेंगे तो उसका जो प्रतिरोध वो कर रहा है मटेरियल, जैसे हम दबाव डाल रहे हैं और दब नहीं रहा है, तो वो अंदर से उसका प्रतिरोध हुआ ना, रेजिस्टेंस हुआ, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एक तरीका का, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। अगर मैथमेटिकली लिखें तो इसको तो क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन था ये, इस पर हमने पुल लगाया पी का, खींचा है इसको पी फोर्स से, तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ने की कोशिश करेगी, और अगर अलाउ किया इस मटेरियल ने तो बढ़ भी जाएगी। तो मान लीजिए ये डेल एल से इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई। ठीक है, इसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो पहले एल थी, अभी ये डेल एल से बढ़ गई। बहुत ही
हल्का सा ये बढ़ गया, ठीक। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, पी अपॉन एरिया, जो लोड लग रहा है पी अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का यूनिट आप देखेंगे तो सेम नहीं लग रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वही प्रेशर भी होता है, लेकिन अंतर क्या है स्ट्रेस और प्रेशर में। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेशर में क्या आप स्ट्रेस में आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रेस कोई बाहर मतलब कोई ऐसा नहीं जो हमको दिख रहा है, स्ट्रेस ऐसी चीज नहीं है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उसमें जो लोड हम ले रहे हैं वो तो ऊपर से लगा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वो जो लोड अंदर से रजिस्ट कर रहा है उसकी बात हो रही है। और प्रेशर में क्या है, ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, तो उसमें जो फोर्स होता है वो ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं वही होता है। और एक डिफरेंस और होता है कि प्रेशर में जो फोर्स लगेगा वो कोई सरफेस अगर है तो उसके नॉर्मल लगेगा, परपेंडिकुलर पे ही लगेगा, ठीक। और स्ट्रेस में क्या होता है, वो इंक्लाइंड भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। तो स्ट्रेस में ये भी डिफरेंस है। स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेन इक्वल्स टू होगा क्या, जैसे मान लीजिए स्पेसिमन है, हमने पी फोर्स लगाया, एल इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो ये डेल एल से इंक्रीज कर गया, तो जो चेंज इन लेंथ है, लेंथ की जो चेंज हुआ वो अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये इसका स्ट्रेन हो गया, ठीक। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन ये समझ में आया। इसी का जो रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसी को हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अब कंक्रीट के लिए बात करें तो उसका एक एम्पिरिकल फार्मूला आईएस कोड द्वारा दिया गया है, क्या है वो, 5000 अंडर रूट एफ सी के। एफ सी के क्या है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, अभी हमने पढ़ा है, ठीक। उसको निकालने इस डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पूछता है, और ज्यादातर M25 के लिए पूछता है, क्यों, क्योंकि सॉल्व हो जाता है रूट ना ऑब्जेक्टिव्स में। तो M25 के लिए इसी क्या होगा, M25 ग्रेड के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस कंक्रीट क्या होगा, 5000 अंडर रूट 25, एफ सी की वैल्यू 25 होगी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 25,000। यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, लेंथ बाई लेंथ हो रहा है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। इसका जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही यंग्स मॉडुलस की भी यूनिट होगी, जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ें। मान लीजिए एक क्वेश्चन से कभी कभी क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस डायरेक्ट लिख दिया कि 49 है, तो आप क्या करेंगे, 50 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। नहीं, मान लीजिए 50 दिया तो 49 अप्रॉक्स 49 कर लेके 7 करके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसमें जो ऑप्शन होंगे उससे मैच कर जाते हैं। ज़्यादातर जो पूछता है वो M25 के लिए ही पूछता है इस पे। यंग मॉडुलस के कुछ टाइप्स भी होते हैं। एक तो हमने पढ़ा जो IS कोड ने दिया है 5000 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में कभी कभी सीकेंट और टेंजेंट भी पूछता है। तो मान लीजिए ये कंक्रीट के जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, ठीक, ऐसे। तो ओरिजिन से अगर हम किसी भी पॉइंट, कॉर्ड के किसी भी पॉइंट को मिलाएं तो ये जो लाइन मिलती है इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक। ओरिजिन से अगर मिलाएंगे किसी पॉइंट को तो उसको कॉर्ड कहते हैं। तो ये ओरिजिन से किसी भी पॉइंट पे हमने ये लाइन मिलाई जब किसी पॉइंट से, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा इसी को सीकेंट मॉडुलस कहते हैं, सीकेंट यंग मॉडुलस ऑफ दैट कंक्रीट, ठीक है। और टेंजेंट क्या है, टेंजेंट बता दें, जैसे कोई सर्कल है, टेंजेंट होता क्या है, कोई सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका रेडियस है, इस पॉइंट के लिए हमने मान लीजिए बात किया, ठीक, इस पॉइंट पी के लिए हमने बात किया, इस पे हमने रेडियस ड्रॉ किया। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे अगर हम, तो क्या होगा, ये इसको जस्ट टच करते हुए निकलेगा, ठीक, परपेंडिकुलर है रेडियस। तो इस पॉइंट पी के लिए ये जो लाइन है, मान लीजिए लाइन एल है, तो जो लाइन एल है इस पॉइंट पी के लिए क्या होगा, ये टेंजेंट होगा, ठीक है। तो वैसे ही कर्व पे मान लीजिए पॉइंट पी है, इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें कुछ ऐसा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट कंक्रीट, ठीक है। समझ में आया। दो तरह का आपको और याद रखना है, सेकेंट और टेंजेंट। अगला जो टॉपिक है क्रीप स्ट्रेन। स्ट्रेन तो हमने देखा कि अगर लेंथ पे कोई फोर्स लग रहा है, इसको दबा रहा है या खींच रहा है, तो जो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ वो क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। लेकिन क्रीप स्ट्रेन क्या हो गया, मान लीजिए कोई
ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसके ऊपर हमने कोई लोड लगाया तो क्या होगा, ये दबेगा थोड़ा सा, इतना ये, मान लीजिए ये डी था इसका डेप्थ, ये डेल डी मान लीजिए दब गया, तो बचा कितना, डी माइनस डेल डी ना। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डेल डी अपॉन ओरिजिनल लेंथ डी, ठीक। ये स्ट्रेन हो गया, सिंपल स्ट्रेन हो गया। क्रीप स्ट्रेन क्या है, अगर यही लोड हम लगाकर छोड़ दें, सस्टेन कर दें उसी उसी स्ट्रक्चर पे, कितने देर के लिए, बहुत लंबे समय के लिए, ठीक। एक तो जो सडन चेंज आया वो सिंपल स्ट्रेन हो गया। अगर यही लोड हम सस्टेनली छोड़ दें, अगर 1 साल 2 साल के लिए, लॉन्ग टर्म की बात होती है, तो उसके वजह से रखे रखे उसके ऊपर क्या होगा, एक हल्का सा इसके डायमेंशंस में चेंज आएगा। क्यों होगा, वो होगा क्रीप की वजह से, ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। क्रीप स्ट्रेन इज अ स्ट्रेन विच अकर्स ड्यू टू द कंटिन्यूअस लोडिंग। वही वे कह रहे हैं कि जो लोड हो रहा है वो रख दिया गया, तो कंटिन्यूअस एक लोड लग रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, और टेम्परेचर, दोनों की वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर जो लोड लगता है उसके वजह से जो डिफॉर्मेशन पैदा होता है वो क्रीप स्ट्रेन कहलाता है। जो स्ट्रेन हो रहा है क्रीप की वजह से, ठीक है। और वैसा जो डिफॉर्मेशन हो तो होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। उसमें क्या होगा, अगर लोड हटाएंगे आप तो ओरिजिनल जो डायमेंशन थी उसको वो वापस गेन नहीं कर पाएगा स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है। दो तरह के डिफॉर्मेशन होते हैं, इलास्टिक और एक परमानेंट प्लास्टिक होता है। तो अभी हम आगे जब स्टील के लिए कर पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर, तो उसमें अच्छे से समझेंगे दोनों इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होते हैं। यही समझिए कि इलास्टिक, अगर कोई मटेरियल हम उसको पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, तो अगर इलास्टिक लिमिट तक उसको पुल किया और उसको छोड़ें और लोड हटा दें, तो वो अपनी ओरिजिनल डायमेंशन फिर से रीगेन कर लेता है। अगर वो जो लोड हम लगा रहे हैं उसको हम प्लास्टिक जोन तक ले गए, इलास्टिक जोन के बाद प्लास्टिक जोन तक ले गए, तो उसके बाद जब लोड हटाएंगे तो वो अपना ओरिजिनल डायमेंशन रीगेन नहीं कर पाता है, ठीक है। उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। अब क्रीप का इफेक्ट यंग मॉडल्स पे भी पड़ता है कंक्रीट के। कैसे पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है ELT, वो बराबर होती है EC के, बट डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है, थीटा है क्रीप कोफिशिएंट। जो क्रीप का इफेक्ट पड़ा, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो क्रीप हो रहा है, क्रीप स्ट्रेन होगा, उसकी वजह से कुछ चेंज आएगा यंग्स मॉडल्स में। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो कुछ ऐसी है, याद कर लीजिए। 7 डेज के लिए 2.2, 28 के लिए 1.6 और 1 ईयर के लिए 1.1, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे क्रीप की वैल्यू भी कम हो रही है, ठीक। अब जैसे हम बात करें, समझ में आया, फॉर द लॉन्ग टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी IS 452,000 कंसीडर द इफेक्ट ऑफ क्रीप। क्रीप का जो इफेक्ट होगा उसको कंसीडर करना ही पड़ेगा। प्रोवाइड्स अ सिंप्लीफाइड अप्रोच, द लॉन्ग टर्म मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ELT कैन बी एस्टिमेटेड बाय द काउंटिंग द क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट जान के आप ELT कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल से देखें, आप M25 के लिए देखिए, थोड़ा आसान पड़ेगा समझने के लिए। तो M25 के लिए बात करें तो EC की वैल्यू क्या होगी, यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट क्या होगा इसका, 5000 अंडर रूट FCK था, ये हमने सॉल्व किया था। FCK हो जाएगा 25, 25 का रूट करेंगे तो 5 इंटू 5000 कितना हो जाएगा, 25,000, ओके, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया EC की वैल्यू। बात करें लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ECL की, तो क्या होता है, EC अपॉन 1 प्लस थीटा। मान लीजिए ये 1 ईयर के लिए बात कर रहा है, कितने दिन के लिए बात कर रहा है, 1 ईयर के लिए, तो क्या होगा, EC अपॉन 1 प्लस थीटा हो जाएगा। EC कितना आया है हमारा, ऊपर हमने सॉल्व किया, ECL क्या हो जाएगा, 25,000 अपॉन
1 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 ईयर के लिए, स्टेबल से देखेंगे 1.1, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 1.1, कितना हुआ 25,000 डिवाइडेड बाई 2.1, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिए। लगभग कितना आएगा, लगभग आएगा लगभग 12,000 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक। तो कुछ कम ही होगा। तो यहाँ से आप एक चीज नोटिस करिए, ईसी की वैल्यू कितनी आई है 25,000 और ईसीएल कितनी आ रही है लगभग 12,000, तो कम हो रहा है ना। क्रीप की वजह से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कम होती है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया। कंप्रेशन की बात हो गई कंक्रीट की, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ क्या है, फ्लेक्सर मतलब होता है बेंडिंग से रिलेशन है इसका। फ्लेक्सर मतलब कहीं बेंडिंग हो रही है। अब टेंशन का क्या है, कंक्रीट का हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसको डायरेक्ट खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रेक कर जाता है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू मिल नहीं पाती है, अलग अलग तरीके की ब्रेकिंग हो जाती है। तो उसका अच्छा तरीका है कि हम इनडायरेक्ट तरीका अपनाएं। तो उसमें हमने क्या किया, फ्लेक्सर यूज किया। फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग, जैसे कोई स्ट्रक्चर है, बीम है मान लीजिए, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे जब लोड लगाए हम, या सेल्फ लोड से भी बेंडिंग होगी क्योंकि इसका अपना वेट भी होगा। लोड की वजह से क्या हो रहा है, ये बीम बेंड हो रही है नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर लेयर में क्या हो रहा है, कंप्रेशन जनरेट हो रहा है, ऊपर लेयर कंप्रेस हो रही है। बट नीचे की लेयर आप देखेंगे तो वो स्ट्रेच हो रही है, उसमें टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसमें नीचे नीचे लेयर में क्या हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है। वहीं से ये आई कोड का डायरेक्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा, एफ सी आर इजक्वल टू 0.7 अंडर रूट एफ सी के। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे 25 के लिए ही पूछा तो क्या होगा 0.7 इंटू 5, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एफ सी के की वैल्यू क्या थी 20, एफ सी के क्या था M25। अब एफ सी के क्या है, एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ थी, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ थी एफ सी के, जो कि उसकी टारगेट मेन स्ट्रेंथ से काफ़ी कम है, ठीक है। फिर भी वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बीम की निकल के आई है कंक्रीट की, वो कितनी है 3.5, उससे काफ़ी ज़्यादा है ना। यही बात हो रही थी कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो टेंशन में बहुत ही वीक होता है। देख सकते हैं यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है स्ट्रेंथ में। एफ सी के नहीं, ये एफ सी आर है, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ठीक है, इसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ या क्रैकिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं, अलग अलग नाम से पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एम्पिरिकल फार्मूला पे, ठीक। एक टर्म हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट क्या होता है, एक रेशियो होता है किसका, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर कोई यूनिट वॉल्यूम लिया जाए तो उसमें उस मटेरियल का जो रखा जाए अगर उसी वॉल्यूम में, उसका क्या वेट होता है, इससे 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 ये दर्शाता क्या है, ये डेंसनेस दर्शाता है, कितना डेंस है। जितना ज़्यादा डेंसिटी यूनिट वेट होगा उतना ही डेंस मटेरियल होगा, ठीक है। जैसे फॉर्मूला क्या है, इसी को अगर मैथमेटिकली लिखें तो यूनिट वेट को हम कहाँ से दर्शाते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट आ रहा है, ठीक। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। सिमिलरली अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूटन और केजी में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे है वेट की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, ये मास की बात होती है, एम। वेट इक्वल टू क्या होता है,
एम जी। एम क्या है हमारा मास, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको वेट मिलता है, ठीक है। केजी में कोई अगर दिया गया है तो वो मास होता है, उसमें जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो मिलेगा हमको वैल्यू वो होता है वेट, ठीक है। तो यूनिट वेट में और डेंसिटी में यही डिफरेंस है। इसमें अगर डब्ल्यू की जगह हम डेंसिटी रखना चाहें तो वेट क्या होता है एम जी होता है अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन वी क्या होता है रो होता है, तो रो जी, गामा इक्वल टू रो जी, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें चल रही हैं। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, पहली क्लास है इंट्रोडक्शन है, बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होइए। समझ में आया होगा, एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखिएगा, और जो समझ में आएगा तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बोल भी सकते हैं, या हमें जो नंबर आपको प्रोवाइड करें उस पर आप बता सकते हैं, उस पर फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपको। अभी इसमें कुछ चीज़ें और बची हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। बहुत कठिन तो नहीं लग रहा, अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत डिज़ाइन वाली है नहीं, बहुत मैथमेटिकल नहीं, अभी ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें, और बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि याद करने समझाने के लिए ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब फिर से देखेंगे वीडियो जब मिलेगी आपको तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं याद करने के लिए, आसान भी हैं, ठीक है। ये 1-2 क्लास चलेंगी, उसके बाद जब डिजाइनिंग शुरू होगा तो अच्छा भी लगेगा काफ़ी डिज़ाइन में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।